हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्टिंग के बारे में। सीए में फाउंडेशन का कॉस्टिंग आपको फुल्ली फ्री में मिल जाएगा, पूरा का पूरा। बट कैसे भैया? ठीक है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करिए। जैसे आपको पता है कि हमारा भैया कोई भी सेशन हो, अगर आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर दे तो आपको जरूर से कुछ सरप्राइज एंड गिफ्ट मिल ही जाता है। तो उसे जरूर से चेक कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको बता दिया है। ऑब्वियस सी बात है, स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आपको बैच ज्वाइन करनी है। बैच के कोड मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप वहां पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और सिर्फ कॉस्टिंग नहीं, अकाउंट्स या बाकी सब्जेक्ट में भी काफी सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएगी। ये मैं पढ़ा रहा हूँ ओल्ड बुक से। ठीक है, तो जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, पक्का 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 100% इसी में से आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू की बात करें तो भैया न्यू के लिए जो नई पेड बैचेस आ रही है तो उसमें न्यू सिलेबस में पढ़ाते हैं। बट एक और चीज, जो न्यू वाले कहते हैं कि भैया नहीं ना, हमारे पास ना उतना कैश नहीं है, नहीं हम ना मतलब आपसे तो पढ़ना चाहते हैं बट पेमेंट नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये वाला पढ़िए, आपको लगभग लगभग इसमें से 70-80% आपको चीजें वहां पे मिल जाएगी। मैंने बुक को कंपेयर किया है, ठीक है। तो वो आपको चीजें मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको तगड़ी तरीके से समझाया जाएगा, उसका बेफिक्र रहिए। और अगर आप ये कॉस्टिंग का पूरा का पूरा फ्री में देख रहे हो, एंजॉय करते हो, लगता है कि नहीं भैया मजा आ गया, तो जरूर से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर से करिए। इसके साथ साथ अगर आप पेड क्लासेस के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी एट रीजनेबल कॉस्ट, एट रीजनेबल कॉस्ट एकदम तगड़ी वाली क्लासेस मिल जाएगी विद मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन। और काफी सारी और चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जो प्रिपरेशन होगी, आप कॉस्ट पढ़ोगे, आपको समझ में आ ही जाएगा भैया। और मेरे को ना सब्जेक्ट को इजी बना के पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक मैं भी स्टूडेंट ही था भाई, कुछ साल पहले की ही बात है, मैं कोई इतना तो बूढ़ा हो ही नहीं गया। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मेरे को कैसे टीचर चाहिए, मेरे को कैसे सामने वाला अगर पढ़ा रहा है तो मजा आएगा। तो वो चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको वही चीजें प्रोवाइड करूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। शायद मुझे कुछ चीजें मिली, कुछ नहीं मिली। दैट्स नॉट एन इश्यू, नॉट एन प्रॉब्लम। लेट्स बिगिन बेटा, बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। और कॉस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, सीएमए फाउंडेशन की बुक से मैं पढ़ाने वाला हूं। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप कॉस्ट के बारे में जानना चाहते हो, डेफिनेटली आप इस सेशन को जरूर से देखिए। लाइक कर दीजिए, प्यारी सी कमेंट करिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, आपको ये चीजें अच्छी लगती है, तो प्ले स्टोर पे जाके स्टडी बडी क्लब को 5 स्टार रेटिंग के साथ एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करिए यार। वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है सीरियसली। चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं। आ जाइए, क्या आप रेडी हैं? मैं एक बार ये एक्चुअली पेड वाला क्लास चल रहा है अभी, ठीक है, वही मैं फ्री में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स बच्चे आ गए कि नहीं आ गए भैया। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाओ। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ रे, आ जाओ। इसको रिमाइंडर भेजना पड़ेगा इनको। ठीक है, ये मतलब कैसे बंदे पता है? ठीक है, अच्छे बंदे, बट साल मतलब गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, क्रश का मैसेज आता है, तुरंत रिप्लाई करते हैं। भाई क्लास के टाइम पे 2 मिनट भी लेट गए हो। ठीक है, ऐसा है भाई, हमने से ज्यादा रिस्पेक्ट उनकी कर रहे हैं लोग। आ जाओ रे। हाँ, अभी बुला लिया भैया, मैसेज कर दिया, आ जाओ रे भाई, लाइव है। ये दौड़ते चले आ जाएंगे सब लोग। चलो 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 चलो, ओके लेट्स बिगिन बेटा। बात करने वाले हैं कॉस्टिंग के बारे में। अब सबसे पहली बात भैया हमको समझना, ये पढ़ना काय को है, पहले ये बता दो भैया। देखो, कोई भी चीज, कोई भी कार्य करने से पहले अगर आपको पता हो कि वो काम करना काय को है, तो आपको करने में मजा आएगा। अगर पता ही नहीं भैया क्यों करना है, तो एक प्रोसेस जैसा लगेगा और एक ऐसे ही मजदूरी कर रहे हैं ऐसा लगेगा। तो बेटर चीज है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कॉस्टिंग पढ़ना क्या है। अभी तक अपन ने अकाउंटिंग पढ़ा है, ठीक है। अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं भैया? प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, हम क्या सोचते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पे अपना सेल हो रहा है, कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस, सारी चीजें अपन देखते हैं। हाँ भैया देखते हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं। पीएनएल क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर अपन क्या बनाते हैं भैया? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट से अपने चीजों को पता चलती है कि अपना फिनेंशियल पोजीशन कैसा है भैया। प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते हैं फिनेंशियल परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट को बोलते हैं फिनेंशियल पोजीशन। तो अपना फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, तगड़ा है कि नहीं है भैया, सॉल्वेंसी पोजीशन, सारी चीजें देखने के लिए अपन बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन बनाते हैं, फिर अपन क्या करते भैया? फिनेंशियल अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वहां पे अपन मेजरली जो है ना भैया, इनकम की साइड फोकस कर रहे होते हैं, या प्रॉफिट, या कितना प्रॉफिट हुआ, कितना अपना असेट्स है, उस सब चीजों के ऊपर अपन फोकस करते हैं। जबकि कॉस्टिंग के ऊपर आप कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हो, मतलब पीएनएल में जो भी कॉस्ट लिखी जाती है,
या आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें जितनी सारी कॉस्ट बेटा लिखी जाती है, उस कॉस्ट के ऊपर अपने को फोकस करनी है। भैया क्यों फोकस करनी है बेटा? फोकस इसलिए करनी है कि देखो सिंपल सी बात है, आप 10 रुपए का खर्चा कर रहे हो, ठीक है, 10 रुपए का खर्चा कर रहे हो, उस चीज को आप 12 रुपए में बेच रहे हो, आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अल्लाह जिंगल अल्लाहू। आप क्या सोचोगे? एडवर्टाइजमेंट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है, सब करोगे भैया। आप 10 यूनिट बेच रहे थे, आपको 2 रुपए का प्रॉफिट मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, आपने एडवर्टाइजमेंट किया और 10 यूनिट का आपने कितना बेचा भैया? 20 बेचा। आपको 1 यूनिट पे 2 रुपए मिल रहा है, आपको कितना भैया प्रॉफिट हुआ? 40 रुपए का प्रॉफिट। याहू! बट वो हुआ भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग के बारे में, तो अब ये सोचो कि मुझे कॉस्ट कहाँ पे कम कर सकता हूँ। भैया अब ये 10 रुपए जो बनाने में लगा रहे हो कोई प्रोडक्ट को, ठीक है, क्या मैं उसको कम नहीं कर सकता? मतलब मेरा पर यूनिट का प्रॉफिट जो 2 रुपए है, उसको मैं बढ़ा भी तो सकता हूँ। कैसे बढ़ा सकते हो? अगर अभी मेरे को 10 रुपए लग रहा है, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि यार 10 का 9 हो जाए, मेरे को पर यूनिट 3 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। आए ला! ऐसे बोलते कॉस्ट अकाउंटिंग। भैया कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको रिडक्शन करना है, सब चीजें क्या है टर्म्स में आपको बारी बारीकी से भैया डेप्थ में समझाने वाला हूँ, ठीक है। कॉस्टिंग क्यों करते हैं भैया? कॉस्टिंग पढ़ना क्यों है? कॉस्टिंग इसलिए पढ़ना है कि आपको पता चले कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, देखो आपके प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा मार्केट में। आप जैसे कोई कंपनी के लिए जाओगे काम करने के लिए, ठीक है, एज अ सीए में आपको बोलेंगे भैया हमारे ये चीजें हम बनाते हैं, आप देखिए। फिर आप उसमें देखोगे कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, बाकी सारा कितना खर्चा हो रहा है। आप टोटल लगाओगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए भैया आप ना 10 रुपए लग रहे हैं। फिर आपको वो पूछेंगे कि क्या हम इसमें कोई कंट्रोल कर सकते हो, तो आप उसको एडवाइस दोगे कि भैया आपको ना रॉ मटेरियल मेरे ख्याल से 3 रुपए का लग रहा है ना, तो उसका अल्टरनेटिव हमें मिल सकता है क्या, जो अपने को 2.5 रुपए में मिल जाए, जिसका आउटपुट जो है ना, मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सिमिलर बनेगा, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आएगा, बट कस्टमर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम? जो प्रोडक्ट के ऊपर जो कलर यूज कर रहे हैं, वो शायद कलर हम थोड़ा सा मतलब एकदम से इतना हाई क्वालिटी की जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट में, तो लो क्वालिटी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या वहां पे हम 50 पैसा 1 रुपए बचा सकते हैं? भैया वो सब चीजें अपने को करनी है, इसीलिए अपने को जानना है। बट उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, फिर ये किसको किसको हेल्प होती है, कैसे कैसे हेल्प होती है, ठीक है, वो सब चीजें अपने को जानना है। और मैनेजमेंट को कैसे हेल्प होगी, सब चीजें अपन जानेंगे, ठीक है। तो डेप्थ में जानेंगे पूरा। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे दिया कि कॉस्ट है क्या, कॉस्टिंग पढ़ना करना, ठीक है। और पहले की देखो ये अभी क्यों आया, अभी तक क्यों नहीं था भैया? मतलब अभी तक था कि नहीं था? देखो था, बट बहुत मिनिमम लेवल पे, मिनिमम लेवल पे काई को था बेटा। देखो पहले के जमाने में क्या था कि अगर आपके गांव में एक ज्वेलर की शॉप है, ठीक है, तो अब मेरे को बताओ ये मोनोपोली नहीं हुई? इकोनॉमिक्स में पढ़े हो ना, मोनोपोली मतलब क्या होता है? मोनो मतलब आपके जैसा सिंगल भैया एकदम से, ठीक है, कितना सिंगल, और पोली मतलब सेलर, तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। तो भैया सिंगल सेलर है तो क्या है भैया? कोई सैलरी नहीं है भाई, अपुनिज भगवान है, अपुनिज, अपुनिज क्या है भैया? अपुनिज फर्म है, अपुनिज इंडस्ट्री है, वो फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री होता था, शायद आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो याद होगा, ठीक है। तो हम सब पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, तो आपने भी पढ़ा होगा। तो भैया मोनोपोली में क्या था? मोनोपोली में क्या था बेटा? सिंगल सेलर। अब सिंगल सेलर होता है तो क्या होता है? कितने भी कॉस्टिंग हो जाए क्या फर्क पड़ता है भाई? 10 की 12 हो जाए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे को तो मन मर्जी से बेचूंगा भाई। मैं तेरे को 15 रुपए में बेचूंगा, तेरी गर्लफ्रेंड को 12 पे बेचूंगा भैया, कॉस्ट पे जाऊंगा। अल्लाह ऐसा क्यों सर? भैया मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, क्योंकि मोनोपोली है बेटा, ठीक है। तो उस टाइम पे पहले के जमाने में क्या था, इतने कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी, कितने में भी बेचो मिल जाता था भैया। और कस्टमर इज अ किंग ऐसा कोई फॉर्मूला था नहीं, ठीक है। अभी भी आप ऐसे कोई लोगों के पास जाओगे तो अभी भी उनको समझ में नहीं आता कि कस्टमर इज अ किंग। आप जाओगे आपसे रूड बिहेव करेंगे, आप सोचेंगे इसको ये बावला हो गया क्या, मतलब इसको समझ में नहीं आता क्या, एक नंबर का हावला इंसान है, मतलब उसको समझ में नहीं आता कस्टमर इज अ किंग। आप भी अंदर से सोचते हो ना? हाँ बेटा, तो अभी क्या है, कंपटीशन बढ़ चुका है, कस्टमर इज अ किंग है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्टिंग कम करोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, या आप अपनी प्राइस भी कम कर सकते हो। तो वहां पे भी आप डिमांड वाला रूल पढ़े होगे, प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड, ठीक है। अगर रिलेटिवली इलास्टिक है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस थोड़ी सी कम करोगे डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो भैया आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप ये सब सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हो? उसका आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए, तभी तो आपको मजा आएगा। अदरवाइज तो यार डिमांड के रूल सबको याद होता है भाई, प्रैक्टिकली कैसे करते हो भैया? बंदा ना सीए में बनने के बाद पैसे ऐसे ही नहीं कमाता, पैसे तब कमाता है जब वो प्रैक्टिकली नॉलेज को अप्लाई करता है। और अपन वही एग्जांपल लेंगे जो आप अगर मार्केट में हो तो क्या करोगे? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, या कॉस्टिंग पढ़ रहे हो? ये थियरी सब्जेक्ट है ही नहीं भाई, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। अगर आप थियरी सोच के पढ़ोगे तो गए काम से। चलिए कॉस्टिंग की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। तो कॉस्टिंग क्यों बढ़नी है? अभी देखो पहले क्या था, ओरिजिन में लिखा हुआ है, बस वही चीजें लिखा हुआ है। देखो यहीं पे यही चीजें लिखा हुआ है कि पहले के जमाने में कंपटीशन नहीं था, इतने सेलर नहीं थे, ठीक है।
तो उसके कारण कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती नहीं थी, कॉस्टिंग का कोई वैल्यू समझता नहीं था, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते थे। बट अभी के ज़माने में कंपटीशन बढ़ गया है और कॉस्टिंग के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर मैं देख लेता हूँ, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो अपन हाईलाइट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जनरली देखो क्या करवाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना आपको बुक में हाईलाइट कर लेना है। इससे क्या होगा भैया, आपको जब रिवीजन करना है तो वही चीज़ें रिवीजन करना है। भैया रिवीजन नोट मिलेगी क्या? बेटा मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? आप जो हाईलाइट कर रहे हो वही आपकी रिवीजन नोट है। अगर आपको ऐसा कि नहीं भैया मेरे को लिखी होनी चाहिए, तो जो हाईलाइट कर रहे हो उसे लिख सकते हो। वेरी सिंपल, ठीक है। उतना ही मैं हाईलाइट करूँगा, मैं भैया पूरी बुक हाईलाइट नहीं करने वाला। आ जाइए। All types of business, whatever the service, manufacturing or trading, requires the cost accounting to track their activities. भैया ये क्यों चाहिए? To track their activities. Costing क्यों चाहिए? To track their activities. Cost accounting has long been used to help the managers understand the cost of running business. ये हेल्प करता है किसको? मैनेजर को। भैया क्यों हेल्प करता है? उसको समझने के लिए कि भैया कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे हो रहा है। मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग originated during the industrial revolution when the complexities of the running large scale business led to development of system for recording and tracking the cost to help the business owners and managers make decision। भैया देखो ये सिंपल सी बात क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि देखो अभी क्या हो रहा है कि ये जो अपन कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं उससे मैनेजर को, ओनर को कॉस्ट ट्रैकिंग मिलता है। मतलब कहाँ कहाँ पे कितना कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। हम ट्रैक कर रहे हैं, कि हाँ भैया लेबर में इतना खर्चा लग रहा है, मटेरियल में इतना लग रहा है, तो ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है। कौन? मैनेजर और ओनर। और उस हिसाब से वो क्या करते हैं भैया, इंपोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। डिसीजन कैसा लेंगे भैया? दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटा। आप मार्केट में हो, ठीक है, आप सोचो कि आप किसी फैक्ट्री में गए हो और बिजनेसमैन ने आपको बोला कि भैया ये देखो ना कॉस्टिंग देखिए, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए भैया। आप देखोगे आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो, यार प्रोडक्ट नंबर ए में तो प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब बहुत कम है, बी में बहुत ज्यादा है, और आप फोकस कर रहे हो ए पे, तो आप उसको एडवाइस कर सको कि भैया डिसीजन ले पाएंगे ना मैनेजर और ओनर कि भैया हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने को हाईलाइट करना है तो इतना कर सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प मैनेजर, ठीक है, अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस, ठीक है। लार्ज स्केल बिजनेस में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग द कॉस्ट टू हेल्प रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग द कॉस्ट टू हेल्प द बिजनेस ओनर्स एंड द मैनेजर। क्यों भैया? मेक डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए। भैया मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम ही है बढ़िया डिसीजन लेना, ठीक है। इन द अर्ली इंडस्ट्रियल एज द मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस वेयर व्हाट मॉडर्न अकाउंटेंट्स कॉल वेरिएबल कॉस्ट। भैया जो पहले के जमाने में वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है समझाएंगे, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज दे वेरी डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन। Money was spent on a labor, raw material, power to run a factory, etc. in direct proportion to production. The manager could simply total variable cost for a product and use this as a rough guide for decision making. भैया पहले के जमाने में क्या था पता है? पहले के जमाने में सिर्फ ना वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अब चलो बता ही देते हैं भैया, ठीक है, कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है कि टोटल में सेम रहता है। आप मेरे को ये बताओ, ठीक है, मेरा ये स्टूडियो है, ठीक है, मैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर इसका भाड़ा 22,000 रुपये है पर महीने का, ठीक है, 22,000 रुपये पर मंथ। अब मैं एक लेक्चर को रिकॉर्ड करूँ या 1000 लेक्चर को, या मैं जितना भी लाइव सेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टोटल में फिक्स रहेगा, उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसे बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, फॉर एग्जांपल आप इस पेन को बना रहे हैं, तो पेन को बनाने के लिए भैया ऊपर का जो मटेरियल लग रहा है प्लास्टिक, वो कितना लगेगा? फॉर एग्जाम्पल एक पेन को बनाने के लिए 5 रुपए का मटेरियल लग रहा है, एक पेन को बनाने के लिए 5 रुपए का। मेरे को ये बताओ, दो पेन बनाओगे तो कितना लगेगा? भैया 10 का लगेगा, पागल नहीं है। 20 बनाओगे तो भैया 100 का लगेगा। समझ में आ रही है मेरे को, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपका खर्चा बढ़ेगा। हाँ भैया, फिक्स कॉस्ट में ऐसा था, प्रोडक्शन कितना भी करो भैया, ठीक है, आपने फैक्ट्री रेंट पे ले लिया, अब आप एक यूनिट को प्रोड्यूस करो 1000 को, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना अपना खर्चा बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरी वेरी मतलब चेंज होना, वेरी मतलब क्या होता है बेटा? चेंज होना, वेरी विद द प्रोडक्शन, इसलिए कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नाम कैसे पड़ा? मैंने नामकरण आपको समझा दिया भैया, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में क्या था? सिर्फ आपका वेरिएबल कॉस्ट पे ही फोकस करते थे, ठीक है, बाकी सारी चीजें इतनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो जाने देते हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज है और उसमें से कुछ पूछने वाली चीजें है भी नहीं, ठीक है। चलिए आ जाइए। Evaluation of the cost accounting. Every modern business has to make its way through नी कंपटीशन। देखो भैया कंपटीशन आ गया है अभी जिंदगी में, ठीक है, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क भी है। क्विक चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आल्सो क्रिएट इम्पैक्ट अपॉन द बिजनेस। भैया अगर एकदम से क्विक चेंज होता है सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, तो वो इम्पैक्ट करता है बिजनेस के ऊपर।
Changes in political outlook of the government of the country also requires the adjustment in the business policy. भैया अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो भी भैया वो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ऑल्सो रिक्वायर्स द एडजस्टमेंट इन द बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस पॉलिसीज, आपकी बिजनेस पॉलिसी में आपको चेंज करना पड़ेगा। दस अ मॉडर्न बिजनेस बिकम अ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स नेचर, इसलिए भैया जो मॉडर्न बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ओके ठीक है भैया, और बताइए कुछ, आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए आ जाइए। तो क्या कहना चाहता है, इन द ओल्ड टाइम्स द बिजनेस कंसर्न वेर स्मॉल इन साइज, देयर वाज नो नी कंपटीशन। देखो भैया समझ में आ रही है, ओल्ड टाइम में क्या था भैया, क्या था, नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं था भैया, ठीक है, घुटने टेक दे ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं था, अभी है भैया, ठीक है। तो इसलिए भैया उसमें आपको ज्यादा कोई फोकस करने की जरूरत नहीं थी, बट अभी है, इसलिए क्या हो रहा है भैया, इसलिए आपको कॉस्ट पे फोकस करना जरूरी है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो सीधा अपन आ जाते हैं अभी भैया मीनिंग ऑफ द कॉस्ट के ऊपर। ये सब चीजें मैंने ऊपर से स्किप किया, आप बोलोगे भैया ये सब नहीं पढ़ना है, भाई भाई मैंने बता दिया उतना ही काफी है, ठीक है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जहां पे जितना टाइम स्पेंड करने की जरूरत है उतना ही टाइम स्पेंड करेंगे बेटा। लेट्स गो, अभी बात करते हैं मीनिंग ऑफ द कॉस्ट के बारे में। व्हाट इज द कॉस्ट? देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं बात करूं, ये मेरी पेन है, ठीक है, दिस इज द पेन ऑफ द शकलका बूम बूम, ऐसा जो भी ड्रॉ करते हो ना वो मिल जाता है। हाँ मेरे को मैं सोच रहा हूँ कि आप क्या ड्रॉ करने की बात करें, भाई सब मिल जाता है, ये एकदम से ना मैजिक वाली पेन है और ये मेरे पास ही है भाई, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये है शकलका बूम बूम की पेन। अब कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ये पेन अगर मैं बनाने जाता हूँ तो मेरे को कितने में पड़ती है, उसे बोलते हैं कॉस्ट। अब देखो इस पेन को बनाने के लिए क्या क्या खर्चा लगेगा, आप बताओ क्या लगेगा भैया, ये प्लास्टिक का मटेरियल लगेगा, ठीक है, इसके अंदर इंक है भैया वो लगेगा, ये आपने ये जो निकाला है ना पॉइंट, हाँ भैया ये पॉइंट भी लगेगा, हाँ लगेगा बेटा, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ है, खर्चा है, ओके। बट भैया ये ऑटोमेटिक बैठे बैठे थोड़ी जुड़ जाएगा, ये आपको कोई लेबर को भी तो रखना पड़ेगा, या अगर मशीन में पैक ऑटोमेटिक बन रहा है तो उसके लिए भी लेबर रखना पड़ेगा, लेबर का भी खर्चा होगा, मशीन का भी खर्चा होगा, हाँ बेटा होगा, ठीक है। तो इस पेन को बनाने के लिए जितने भी खर्चे हुए, मतलब जितने भी रिसोर्सेस लगाए, मैंने रिसोर्सेस लगाए, इसके ऊपर काफी सारे मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, कलर भी भैया ब्लैक का पिंक करना है, ठीक है, लड़कियों के लिए तो वो भी कर दिया भैया, तो इसका जितना भी रिसोर्सेस का खर्चा होता है इसे बोलते हैं कॉस्ट। मतलब ये पेन कितने में मेरे को पड़ी, कितने में ये बनी, इसे बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है, सिंपल सा मतलब है, इसको बोलते हैं अपन कॉस्ट। आ जाइए बेटा, यहाँ पे देखो आपको हाईलाइट कितना करना है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। मैं ग्रीन करूँ इसका मतलब ये है कि कोई नया टॉपिक है तो मैंने मतलब नया हेडिंग है इसलिए मैंने ग्रीन से किया, रेड मतलब आपको हाईलाइट करना है। इट इज द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज, देखो अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज, मतलब भैया इसको बनाने के लिए मैंने कोई गुड्स लगाया रॉ मटेरियल या तो कोई सर्विस लगाई लेबर की, उसके सामने मैंने जो अमाउंट दिया रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज है, सिंपल सी बात है, गुड्स और सर्विसेज लगाई वो रिसोर्सेज है, उसके सामने मैंने जो पेमेंट किया वो मेरी कॉस्ट बनेगी। मटेरियल को लेने के लिए मैंने 2 रुपए का पेमेंट किया और इसके ऊपर लेबल लगाने के लिए मैंने 5 रुपए का खर्चा किया, टोटल मेरा 7 रुपए का भैया क्या बना, कॉस्ट बना। तो इस तरीके से आपका निकलता है कॉस्ट। द रिसोर्सेज गिवन अप आर एक्सप्रेस इन अ मॉनेटरी टर्म, भैया आपने जो रिसोर्सेज लगाए कौन सा, रॉ मटेरियल, लेबर, ऐसा नहीं लिखोगे कि 2 kg रॉ मटेरियल और 1 घंटे का लेबर, दिस इज अ कॉस्ट, ऐसे नहीं होता भैया, इसको कैसे करते हैं, मॉनेटरी टर्म में आप मेजर कर दो, ठीक है। आप कैसे करोगे बेटा, मॉनेटरी टर्म में इसे मेजर करोगे। कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसे आप अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये बोलता है एक्चुअल और नॉशनल, एक्चुअल और नॉशनल लिखा है भैया, मैं आपको समझाऊंगा कि नॉशनल का मतलब क्या है, ठीक है। आपको जब आप रिवीजन करोगे ना तो यू विल गेट एन आइडिया, ओके भैया हाँ ये क्या, एक्चुअल में एक्चुअल पेमेंट जो हो रहा है उसकी बात करें, नॉशनल में आपका कोई भी पेमेंट नहीं होता है, वो कैसे मैं आपको समझा देगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। इनकर्ड on or attribute to given things or to ascertain the cost of the given things. The cost of an article consists of actual, outgoing or ascertainment charges incurred in production. देखो भैया कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट कंसिस्ट, कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होता है, एक्चुअल, आउटगोइंग और ascertain charges incurred in its production scale. प्रोडक्शन एंड सेल, भैया प्रोडक्शन एंड सेल करने के लिए आपका जितना भी खर्चा लगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन का वो आपका क्या बनेगा भैया, यहाँ पे कॉस्ट बनेगा, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ द कॉस्ट समझ में आ गया, हाँ भैया एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। ओके लेट्स गो, भैया कॉस्टिंग का मतलब क्या है, अब देखो कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं ये देख रहा हूँ कि भैया मेरी पेन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, अगर मेरे को ये जानना है, अगर ये मेरे को जानना है तो मुझे कुछ मेथड्स एंड टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, कैसे भैया,
देखो मैं देखूंगा कि यार इसमें कितना रॉ मटेरियल लगा, मैं देखूंगा इला 3 kg का रॉ मटेरियल निकला, तो ओके तो मैं दिमाग लगाऊंगा, ओके 1 kg रॉ मटेरियल लगा है भैया मटेरियल ए वाला, और 2 kg लगा है मटेरियल बी वाला। 1 kg जो मटेरियल ए लगा उसका 1 रुपए की प्राइस है, और 2 kg जो लगा उसका 2 रुपए प्राइस है। तो टोटल 2 रुपए वाले का चार, 2 kg जो लगा उसका 2 रुपए है, मतलब 4 रुपए लगा, और 1 kg जो लगा उसका 1 रुपया है, तो उसका भैया लगा 1 रुपया। ठीक है, तो मतलब टोटल मेरा भैया 5 रुपए का रॉ मटेरियल होगा। तो ये टेक्निक्स, ठीक है, आप मेथड्स जो भी यूज करते हो, क्या किसके लिए, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी आप मेथड्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हो उसे अपन बोलते हैं भैया कॉस्टिंग। आप बोलोगे भैया काफी सारी कॉस्टिंग आती है मेथड्स, ठीक है, बैच कॉस्टिंग आपकी आ जाएगी, जॉब कॉस्टिंग आ जाएगी, प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाएगी, कितनी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो मेथड्स एंड टेक्निक्स में आपको सिखाने वाला हूँ, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी भी है अपने को। ठीक है, तो उन सारी मेथड्स एंड टेक्निक्स को अपन बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आ जाइए बेटा। मीनिंग ऑफ द कॉस्टिंग के बारे में बात करते हो, कॉस्टिंग क्या है भैया, टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। एसरटेनमेंट मतलब टू फाइंड आउट, एसरटेनमेंट मतलब टू फाइंड आउट। ठीक है, ये पहला सेशन है इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा है, बाकी भैया थोड़ा सा अपन स्पीड भी पकड़ने वाले हैं। लेट्स गो। नमस्कार, आइए बेटा। द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल। भैया वो टेक्निक में क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि आपको कैसे कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, विच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। जो गवर्न करता है मतलब भैया वो चलाता है किसको, कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो। ठीक है, चलो फिर आता है मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। भैया आपने फिनेंशियल अकाउंटिंग सुना है, हाँ भैया सुना है, फिनेंशियल अकाउंटिंग किया है। भैया किया मतलब भाई ट्रेडिंग नहीं बनाया के, बनाए हैं ना, हाँ ट्रेडिंग बनाए हैं भैया आपने, पीएनएल बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है, मतलब फिनेंशियल अकाउंटिंग आपने बनाया है। सेम तरीके से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बनता है। ठीक है, उसमें क्या था, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वही चीजें आपको कॉस्ट के लिए करना है। वो क्या करते थे भैया, फिनेंशियल डेटा के लिए करते थे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट डेटा के लिए करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट डेटा के लिए करोगे, उसको बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए वो कैसे करना है वो भी आपको आगे, अभी मैं सिर्फ ना मीनिंग समझा रहा हूँ, अभी अपन बेसिक लेवल पे चल रहा है। ठीक है, सारी चीजें आपको धीरे धीरे डेप्थ में अपने को पढ़नी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ क्लासिफाइंग, देखो क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। देखो आप क्लासिफाई कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ढूंढ रहे हो कि भैया मेरे ना पूरे साल का रेंट का खर्चा कितना लगा है यार, तो आप क्या करोगे, जितना जितना रेंट का खर्चा है ना, आप वो रेंट का खर्चा अलग निकालोगे, अलग निकालोगे, अलग निकालोगे, क्लासीफाई करोगे। ठीक है, रिकॉर्ड करोगे, जब आपको पता चलेगा भाई ला रॉ मटेरियल का खर्चा इतना है, लेबर का खर्चा इतना है, आप उसे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अप्रोप्रिएट अलोकेशन करते हो, मतलब टोटल खर्चा आपको पता है, बट ठीक है फिर आप क्या करते हो, उसको अलोकेट करते हो। अलोकेट कैसे करते हो, जैसे कि आप कोई भी है भैया, कोई ऐसा खर्चा है जो कॉमन में हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट ए के लिए भी, प्रोडक्ट बी के लिए भी, फिर आपको देखते हो आइला इतना प्रोडक्ट ए के लिए, इतना प्रोडक्ट बी के लिए, तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट वाइज अलोकेट करते हो, टाइम वाइज अलोकेट करते हो, एक्सपेंस वाइज भी आप अलोकेट करते हो, उसे बोलते हैं अलोकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। आप क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, अप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। क्यों भैया ये क्यों करते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, ठीक है वो आपको जानना है, प्रोडक्ट बी के लिए कितना लगा, प्रोडक्ट सी के लिए कितना लगा। बट ये जानना क्यों है मेरे को, जानना इसलिए बेटा कि अगर आपका 10 रुपए का खर्चा लग रहा है और आप उसे 9 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे बिजनेसमैन को, अरे भाई ठीक है हटा सावन की घटा, इस प्रोडक्ट को बंद कर, तेरे को नुकसान दे रहा है। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं हम, इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेसमैन का पैसा बचाने के लिए, अगर हम उनको अच्छी एडवाइस देंगे, अगर उनको बेनिफिट होगा तो अल्टीमेटली हमें भी बेनिफिट होगा। ठीक है, मॉनेटरी टर्म में। तो ये क्या है भैया, हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को पता चले कि प्रोडक्ट और कॉस्ट की, प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, एंड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ suitable arrange data for the purpose of control and guidance of the management। ये ध्यान से पढ़ना भैया, for presentation of suitable arrange data, for भैया क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, for a purpose of control and guidance of management। भैया हम क्या भैया उनको क्या करेंगे, कंट्रोल कैसे करना है। अब देखो ये बोल रहे कि भैया रॉ मटेरियल का खर्चा ज्यादा लग रहा है, तो अभी उसको कंट्रोल कैसे करना है वो बताने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। ठीक है, ये क्या करेंगे अपन, प्रेजेंटेशन करेंगे इस डेटा का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने 3 चीजें देखी, कॉस्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, ठीक है उसे अपन बोलते हैं कॉस्ट। फिर अपन ने देखा कॉस्टिंग, इस खर्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेथड्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग,
मतलब आपका जितना भी खर्चा हो रहा है सब आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे। और ये क्यों करोगे, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है ना, आप क्या करो भैया, मैनेजमेंट को, ओनर को गाइडेंस दे सको, इसलिए आप क्या करते हो भैया, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो। आई होप अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। देखता हूँ मैं अगर इसमें कोई चीज़ और अपने को दिखती है। अ, ठीक है, ये देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, and its accounting and control relating to various element। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, अल्टीमेटली ये बात कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी करना है और उसको कंट्रोल भी करना है। ठीक है, इट एस्टैब्लिश द बजट एंड standard cost and actual cost of the operation, process and department and product, and the analyze the variances, profitability and social use of the funds। इसका मतलब ये होता है कि भैया ये क्या करता है, एक बजट बनाता है। अगर आपको 1000 यूनिट बना, अब देखो हम घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, ये नहीं बनाते, हाँ बजट बनाते हैं भैया। हम प्रोडक्शन के पहले बनाते हैं, हम भैया प्रोडक्शन के पहले, मतलब बजट कब बनाते हैं, जब आपको ट्रिप पे जाना है। ठीक है, तो आप देखोगे मेरा बजट क्या है यार, मेरा बजट क्या है, मैं कितने में घूमने जा सकता हूँ, कितना खर्चा होगा, वो सब क्या है भैया, बजट है। ठीक है, बजट आपने किया और फिर क्या करोगे भैया, आप एक्चुअल में घूम के आओगे, फिर आप देखोगे कि आइला मेरा इतना बजट था और एक्चुअल इतना हुआ, तो उस दोनों के बीच में क्या आएगा, वेरियंसेस आएगा। वेरियंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस आएगा। उसे अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। यार मेरे को लग रहा था कि मेरा जो रहने का खर्चा है वो टोटल 5000 होना चाहिए था, जब घूमने गए तब की बात है। ठीक है, और आपको यार 7000 कैसे हो गए, फिर आप याद करोगे अल्लाह, ठीक है तो मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ 5 स्टार होटल में जाने का सोच रहा था, इसीलिए 7 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मेरे को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये क्या है, हम बजट करते हैं, बजट के साथ हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि भैया मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो भैया ऐसी गलती नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं मतलब हम पहले से डिसाइड कर जाते हैं, ओके भैया मैं मूवी देखने जाऊंगा तो मूवी में कॉर्नर सीट ही लूंगा और 300 से ज्यादा वाली सीट नहीं लूंगा। ठीक है, तो आप पहले से डिसाइड करके गए हो कि भैया 300 से ज्यादा वाली सीट आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये क्या है, पहले से आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, ओके इससे ज्यादा मेरे को खर्च नहीं करना, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों करते हो, टू कंट्रोल द कॉस्ट। ठीक है, ये डेप्थ में आपको आगे भी पढ़ना है, बट अभी यहाँ पे लिखा है तो मैंने बता दिया। इट एस्टेब्लिश द बजट, अगर आपको हाईलाइट करना है तो कर सकते हो, एस्टेब्लिश बजट एंड स्टैंडर्ड। और फिर क्या करता है, एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, और क्या करता है भैया, एनालाइज द वेरियंसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, एंड सोशल यूज ऑफ द फंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, वेरियंसेस का मतलब ये होता है डिफरेंसेस। क्या होता है बेटा, डिफरेंसेस। तो आप जरूर से लिख लीजिए। आप बोलोगे भैया मेरे को पढ़ते पढ़ते हाईलाइट करना है क्या, नहीं बेटा, अब बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंसी। देखो आप बोलोगे भैया कॉस्ट समझ में आ गया, कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक समझ में आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग भैया कॉस्ट का, क्योंकि कंट्रोल करना है, डिसीजंस लेने मैनेजमेंट को, ओके इतना समझ में आ गया। भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंसी। बेटा कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है पता है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़े ना भैया। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स है, एजम्पशंस है, वो सब चीजें क्या है भैया, वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जिसको फॉलो करके आपको क्या करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटेंसी वही चीज है, क्या चीज है भैया, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, किसके लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। समझना है, गैप बोलते हैं अपन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गैप आता है, याद है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, गैप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, वही है भैया रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, किसके लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। समझ में आ गया होगा। चलो भैया तो पढ़ते हैं अंदर से कि ये कहना क्या चाहता है भैया, आ जाओ। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। सॉरी रेड से हाईलाइट करना था मेरे को। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। भैया ये क्या है, ये एप्लीकेशन है किसका, प्रिंसिपल्स का, मेथड्स का एंड टेक्निक्स का, टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल एंड द ascertainment ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। इट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड प्रेजेंटेशन of information, okay, derived from for the purpose of managerial decision। क्यों भैया, for purpose of managerial decision making। भैया मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो आपको उसको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, क्यों प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल है। Thus the cost accountancy is the science, art and practice of a cost accountant।
ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। भैया ब्लू से क्यों किया? कुछ अलग चीजें होगी, थोड़ी मेरे को अच्छी लगेगी तो मैं ब्लू से करेगा। ठीक है, तो आप भी अलग पेन से हाईलाइट करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आपको क्या बोलते हैं? इट्स साइंस बिकॉज इट्स अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज हैविंग सर्टेन प्रिंसिपल्स। भैया साइंस क्यों? क्योंकि आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। साइंस क्या कहता है? कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिया है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, it is an art as requires the ability or a skill which a cost accountant is able to apply the principle। भैया आर्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपने इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, साइंस एंड आर्ट। साइंस का मतलब ये होता है रूल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, और आर्ट का मतलब ये होता है कि आप उस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करो, उसे बोलते हैं आर्ट। तो आपके पास वो स्किल है कि आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस इंक्लूड क्या करता है? प्रैक्टिस इंक्लूड द कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट। भैया प्रैक्टिस का मतलब कि वो कंटिन्यूअसली वो एफर्ट्स करता रहता है कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अभी तक हमने बहुत छोटी सी चीजें देखी, मीनिंग ऑफ द कॉस्ट देखा है कि जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसोर्सेज अप्लाई करते हैं और रिसोर्सेज के मॉनेटरी टर्म में जितना पेमेंट किया उसे बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्टिंग, उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक्स एंड मेथड्स का यूज करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम स्टैंडर्ड भी बनाते हैं, बजट भी बनाते हैं, एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, वेरिएंसेस यानी कि डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए जो प्रिंसिपल्स रूल्स हैं, उस टेक्निक्स है, मेथड्स है, उसको हम अप्लाई करते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, इतना समझने के बाद अपन बात करने वाले बेटा इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाइए बेटा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपोर्टेंस क्या है? देखो सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंस टू मैनेजमेंट। देखो हम जो भी पढ़ेंगे उसको डेली रिवाइज करेंगे, मतलब कल पढ़ेंगे तो पहले इसको रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, तो अपना कंटिन्यूअस रिवीजन रहने वाला है। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंस टू मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं बेटा कि मैनेजमेंट को ये कैसे इंपोर्टेंट रहने वाला है। अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सर्व द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग वे। भैया एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होगा तो मैनेजमेंट को नीचे के तरीके से हेल्प करने वाला है। कैसे कैसे करने वाला है? लेट्स गो। सबसे पहला क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो भैया अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो मैनेजमेंट के लिए इजी रहता है कि मैनेजमेंट को वो क्लासिफाई करता है एंड सब डिवीजन में करता है। ठीक है, क्लासिफाई करता है मतलब अलग प्रोडक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज वो क्लासिफाई कर पाता है कि ये किस डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो उसको पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चा हो रहा है। प्रोडक्ट वाइज भी वो कर सकता है क्लासिफिकेशन कि भैया कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा खर्चा लग रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे कम लग रहा है। तो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग किया है तो वो इजीली उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कोई प्रोडक्ट या फिर डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, आ जाइए। कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड बाय वेरियस वे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल पर्पस। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन काय को करते हैं भैया? ठीक है, क्लासिफाइड, क्लासिफाई क्यों करते हैं? टू मैनेजमेंट फॉर अ कंट्रोल पर्पस। मतलब देखो देखो आपको कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। क्या कंट्रोल करने का मौका मिलेगा? खुद को नहीं, ब्यूटीफुल लड़की को देख के खुद को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ कॉस्ट के बारे में बेटा। देखो मैनेजमेंट होगा तो मैनेजमेंट क्लासिफाई करेगा ये, हाँ भैया अपना जो फैक्ट्री मतलब डिपार्टमेंट नंबर ए है, डिपार्टमेंट नंबर बी है, दोनों सही सेम तरीके के काम कर रहा है। अब आपको पता चला कि यार ए का खर्चा इतना, बी का खर्चा इतना। अगर बी का बहुत ज्यादा खर्चा है तो आप वहां पे जाके देखोगे भैया इतना खर्चा हो काहे रहा है, ए का इतना है, बी का इतना खर्चा काहे हो रहा है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल के पर्पज से भैया उनको कंट्रोल कर सकता है किसको? कॉस्ट को, कि भैया इतना ज्यादा काहे कर रहे हो भाई, थोड़ा कम खर्चा करिए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन उसको हेल्पफुल रहता है टू कंट्रोल द कॉस्ट। ठीक है, ओके, एंड एसरटेन। और दूसरा एक पर्पस क्या है? दूसरा एक पर्पस है एसरटेन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच एरिया ऑफ द एक्टिविटी। मतलब हर एरिया का वो प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढ सकेगा। जैसे कि डिपार्टमेंट ए की बात करें तो भैया उन्होंने 1000 प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, और उसमें से प्रॉफिट मिला 10,000 का। बी ने बनाए 1000, बस उसमें से मिला सिर्फ 3000 का प्रॉफिट। तो भैया यहाँ पे क्या है, इजीली वो प्रॉफिट को भी आइडेंटिफाई कर सकता है और कंपेयर कर सकता है। ओके, इट अनेबल्स द कंसर्न टू मेजर द एफिशिएंसी। देखो ये समझ में आया बात को, मैं क्या बोला? अनेबल मेजर्स द एफिशिएंसी। भैया इससे एफिशिएंसी को मेजर कर पाएंगे कि बी वाला अच्छा काम कर रहा है कि ये वाला। इजीली समझ में आ जाएगा खर्चा किसका ज्यादा है, प्रॉफिट किसका ज्यादा है। इजीली आपको समझ में आ जाएगा जिसका खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, अपन बोलेंगे भैया आप लेस एफिशिएंट हो, थोड़ा अच्छा काम करिए, आलसी की तरह बैठे मत रहिए। ठीक है, एंड देन टू मेंटेन एंड इंप्रूव इट। एंड देन इसे क्या करेंगे अपन? मेंटेन करेंगे एंड इंप्रूव करेंगे। अगर सही तरीके से चल रहा है तो उसको मेंटेन करने का ट्राई करेंगे, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया इसको इंप्रूव करने की जरूरत है तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे खर्चा कम करिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हम क्या करेंगे? डिपार्टमेंट में भी इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। तो मैनेजमेंट को सबसे पहला बेटा क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ द कॉस्ट
आपको ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, सेकेंड वन इज अ कंट्रोल ऑफ द मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। भैया देखो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इजीली मैनेजमेंट को समझ में आ जाएगा कि भैया मटेरियल में कितना खर्चा है, लेबर में कितना है, ओवरहेड में कितना खर्चा है। तो जब उनको पता चलेगा कि यार इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, तो इजीली आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, कंट्रोल कर पाओगे। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कॉस्ट ज्यादा हो रही है, आपको वैसे भी यार आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप इजीली समझ में आ जाएगा कि मटेरियल का खर्चा कितना है। आपको लग रहा है कि यार मटेरियल का खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो आप इजीली क्या कर सकोगे, उसे कंट्रोल भी कर सकोगे। मतलब आप डिपार्टमेंट को बोलोगे भैया, परचेज डिपार्टमेंट, देखो परचेज डिपार्टमेंट होता है जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसको आप बोलोगे भैया कुछ भी करो बट इसकी कॉस्ट नीचे लेके आओ, बल्क में परचेज करो, या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम कराओ, या कैरिंग कॉस्ट कम करवाओ, कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज का कॉस्ट कम करवाओ, कुछ भी करो बट क्या करो भैया, कॉस्ट को कंट्रोल करो। ठीक है, आ जाइए। वेरियस इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक और मेथड्स ऑफ द कॉस्टिंग आर यूज्ड टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट। काफी सारी टेक्निक्स यूज की जाती है मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम लेवल हेल्प द मैनेजमेंट टू रिड्यूस द ओवर स्टॉकिंग। देखो, अब ये क्या कहता है, ये कहना चाहता है कि हम मिनिमम लेवल को सेट करेंगे। मतलब हम ना बल्क में परचेज कर लेते थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, ज्यादा स्टॉक हो जाता था, ओवर स्टॉकिंग हो जाता था, मतलब ज्यादा स्टॉक। अब ज्यादा स्टॉक हो जाएगा भैया तो क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। तो हम ध्यान रख के करेंगे, हम ऑर्डर कर देंगे 1000 यूनिट का, बट हम उनको बोलेंगे भैया देखो हम 1000 यूनिट इस प्राइस पे लेने के लिए रेडी है, बट एक शर्त के ऊपर, आप हमें 100 भेजोगे, एक वीक के बाद दूसरे 100 भेजोगे, एक वीक के बाद दूसरे 100 भेजोगे, तो हम परचेज करेंगे, हम पहले से लेके नहीं रखेंगे। हम क्या करते हैं, पहले 1000 यूनिट मंगवा लेते भैया, हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, हमने ऑलरेडी गोडाउन लेके रखा है, अल्टीमेटली हमें ज्यादा कॉस्ट पे पड़ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रही है, हम क्या करेंगे भैया, काफी सारी इन्वेंटरी टेक्निक्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल टेक्निक्स एंड मेथड्स, इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स एंड मेथड्स, ठीक है, ऑफ कॉस्टिंग टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट। कई को भैया मटेरियल कॉस्ट के लिए एग्जाम्पल के तौर पे फिक्सेशन ऑफ मिनिमम लेवल, मतलब हम फिक्स कर देंगे कि भैया हम इतना मंगवाएंगे। ठीक है, तो टू रिड्यूस द ओवर स्टॉकिंग, मतलब ज्यादा स्टॉक ना हो जाए उसे अपन करेंगे। यूज ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है भैया। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी आप आगे कॉस्टिंग में जरूर से पढ़ोगे। इकोनॉमिक ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ऊपर, ये क्या चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक, अल्लाह किधर जा रहा है मेरा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हम इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे, हम ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, जिससे हमारा परचेज कॉस्ट कम होगा, जिससे हमारा स्टोरेज का कॉस्ट कम होगा। ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे उसे अपन बोलते हैं ईओक्यू, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला है भैया, और फॉर्मूला के हिसाब से आप क्या करते हो, टोटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करते हो भैया, ईओक्यू आइडेंटिफाई करते हो और उसी हिसाब से आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो। इसमें आपको ये भी पता चलता है कि टोटल आपको कितनी रिक्वायरमेंट है पूरे साल में, फिर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी मिल जाएगा, और पर ऑर्डर आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे वो भी पता चल जाएगा, और पर ऑर्डर आपको कितना कॉस्ट लगेगा, सब चीजें पता चलेगी जो आप नेक्स्ट लेवल पे पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ईओक्यू का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, देखो ये क्यों है, कैसे हेल्प करता है, हेल्प ईओक्यू हेल्प परचेज डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा भैया, कि कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, वेरी सिंपल, क्योंकि ईओक्यू से आपको क्या पता चलता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर की क्वांटिटी अपने को पता चलती है, डिपार्टमेंट टू ऑर्डर राइट क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज अ प्राइस डिटर्मिनेशन, भैया प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नीचे जो लिखा है उसको अपन एक बार ऐसा हो तो पढ़ लेते हैं। एंड एफिशिएंट चेक ऑन लेबर एंड मशीन, मशीन एंड लेबर में अगर कोई ज्यादा आपका खर्चा जा रहा है तो उसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन एंड लेबर कैपेसिटी, मशीन एंड लेबर की कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए बट 900 ही हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं कॉस्ट ज्यादा लग रही है पर यूनिट। द वर्क इज सो प्लान दैट नो सेक्शन इज ओवरवर्कड एंड नो सेक्शन रिमेन आइडल, मतलब कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होना चाहिए जो कोई पर्सन बहुत ज्यादा वर्कलोड के साथ काम कर रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वेल्ला बैठा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखेंगे। बाय क्लासिफाइंग द
ओवरहेड इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल और फिक्स एंड वेरिएबल, इट हेल्प्स द कंट्रोल द ओवरहेड कॉस्ट। भैया आप ओवरहेड को कैसे करोगे, क्लासिफाई कर दोगे। एक आ गया कंट्रोलेबल, मतलब जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अनकंट्रोलेबल जो आपके हाथ में नहीं है भैया, आप कुछ भी कर लो उतना कॉस्ट तो लगेगा, अनकंट्रोलेबल। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे आप क्या करोगे भैया, अलग अलग कॉस्ट को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप ट्राई करोगे उसको कंट्रोल करने का। नेक्स्ट वन इज प्राइस डिटर्मिनेशन। भैया मैनेजमेंट का काम क्या होता है, भैया मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेना। कैसे कैसे डिसीजन, कॉस्ट को कम करना है, कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, काफी सारे डिसीजन वो लेता है भैया, ठीक है। उसमें एक उसका डिसीजन होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। मतलब हम प्रोडक्ट नहीं बनाए, ठीक है, हमने प्रोडक्ट बनाए बट हम उसको बेचे कितने में, कितने में बेचो भाई, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट को हेल्पफुल करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे हेल्पफुल करेगा, ठीक है। काफी सारे मैनेजर मिले, ऐसा तो होता नहीं कि हर बिजनेस में एक मैनेजर है। अगर बड़ा बिजनेस है तो बड़े बड़े बिजनेस काफी सारे मैनेजर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे मैनेजर्स मिले और देखा कि भैया हमें ना 20% प्रॉफिट तो चाहिए, हमारे कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट चाहिए। आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने कॉस्टिंग की, ठीक है। तो जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की तो आपको पता चला आइला हमारा जो खर्चा है ना वो 10 रुपए लगा एक प्रोडक्ट का। आपका एम क्या है, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो अब आपको भैया कितना प्राइस लगाना पड़ेगा, भैया 10 रुपए का कॉस्ट है प्लस 20%, यानी मेरे को 12 रुपए पे सेल करना चाहिए। तो आपको हेल्प करता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इकोनॉमिक्स में भी आता था कॉस्ट प्लस, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करके, प्राइसिंग की मेथड्स थी उसमें। तो आई होप आपको ये पढ़ा होगा जिंदगी में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है भैया ऐसे सब कुछ मतलब कैसे लिंक हो रहा है, भैया सब लिंक है भैया, पूरा का पूरा लिंक है। तो मैं ना कभी कभी कॉस्टिंग से आपको अकाउंट वो भी याद करवा दूंगा, रिवीजन होता रहेगा भाई, याद तो होना चाहिए ना। मेरे से पढ़े हो तो याद होगा ही होगा, ठीक है। और नहीं पढ़े तो कोई इश्यू नहीं बेटा, याद आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ टू फिक्स द रेम्यूनरेटिव सेलिंग प्राइस। हेल्प करता है टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ अ वेरियस आइटम, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द depression, a businessman has become a very watchful and vigilant in tracking down the concealed inefficiencies and sources of the wastage। भैया कई टाइम क्या होता है भैया, अगर तक इतना स्ट्रेस वाला टाइम आ गया जहां पे वो क्या करेगा भैया, वेस्टेज को कम करने का ट्राई करेगा, इनएफिशिएंसी को कम करने का ट्राई करेगा, ठीक है। सो दैट मे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन टू मिनिमम। ड्यूरिंग depression, the businessman has to cut the price to such an extent so as to recover the variable cost। उतने तक लेके आना चाहिए जो उसको एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन का पर यूनिट का जो खर्चा लग रहा है, ठीक है, जो वेरी हो रहा है प्रोडक्शन के साथ, उसे अपन बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। भैया ये अपन पढ़ने वाला है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या चीज होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट को क्या हेल्प करता है, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। बिजनेस पॉलिसी, भैया बिजनेस पॉलिसी बनाने के लिए भी मैनेजमेंट को हेल्पफुल रहेगा। कैसे, अब देखो आपने प्रोडक्ट बनाई ये सकला का बुम बुम की पेन, ठीक है। अब ये एकदम से ना धूम बिक रही है, एकदम परफेक्ट बिक रही है। तो अब देखो अब ना मैनेजमेंट सोचेगा कि हमें ना एक सकला का बुम बुम के पेन बेचने में हमें 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हम इसको और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, मतलब इसको हम कुछ और ऐसा कुछ बना दे जिसमें कुछ ऐड कर दे इसमें, ठीक है। छोटी सी एसी लगा देते भैया यहाँ पे, मतलब पूरे घर को पूरा कूल कर दे एक छोटी सी एसी, ठीक है। तो कुछ भी बन सकता है भैया, इमेजिनेशन में तो क्या नहीं हो सकता, इमेजिनेशन में तो आप क्या क्या करते हो भाई मेरे को सब पता है, ठीक है। तो इमेजिनेशन में अगर आप वो चीजें करते हो तो भैया ये तो हो ही सकती है ना, ठीक है। तो इमेजिनेशन इमेजिनेशन में तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ठीक, क्या फर्क पड़ता है। तो आप सोच रहे हो कि क्या मैं अपने बिजनेस के अपने जो प्रोडक्ट है उसको मैं इंप्रूवमेंट करूं, मतलब इंप्रूवमेंट मतलब कोई फर्दर प्रोसेस करूं। अगर आप सोचो कि मैं फर्दर प्रोसेस करूं कि ना करूं, अगर आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो आप सोचोगे कि मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। बिजनेस पॉलिसी बनाने में हेल्प करेगा, मेरे को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं, मेरे को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि नहीं, क्या मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो जो आपकी पॉलिसी है, ठीक है, मेरे को सेल कैसे बढ़ाना है, सब पॉलिसी बनाने के लिए भी मैनेजमेंट को ये कॉस्टिंग हेल्प रहता है। क्योंकि अगर कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो आप ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, मतलब ज्यादा नए नए तरीके नहीं आजमाओगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट बहुत कम है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। The business policy may require the consideration of alternative methods and procedure and this facilitated by the cost information correctly presented। अगर आपको कॉस्ट करेक्टली मिलेगा तो आप इसे अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो भैया, बिजनेस पॉलिसी को कंसीडर कर सकते हो। may require alternative method and procedure and this facilitated by cost information, ठीक है। cost accounting helps the management to take visual decisions such as the introduction of the new product। देखो भैया, हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक विजुअल मतलब इंपोर्टेंट सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, मतलब मैं नया प्रोडक्ट लाऊं कि ना लाऊं, बिजनेस पॉलिसी बनाने, ठीक है।
ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, में से मैं कैसे प्रोडक्ट को मिक्स कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, जो स्पेयर कैपेसिटी है वो आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है, खाली कैपेसिटी, स्पेयर मतलब खाली, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, उसको रिप्लेस करना है कि नहीं करना, वो सब चीजें आपको, विषय मतलब इंपॉर्टेंट मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करता है, बिजनेस पॉलिसी बनाने में भी ये हेल्पफुल रहता है। उसके बाद देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी। भैया आप डिसाइड कर दो कि मेरे को ना लेबर में एक यूनिट बनाने में सिर्फ 2 रुपए का खर्चा जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए, 2 रुपए का। अगर 2 का गया तो आपकी एफिशिएंसी एकदम परफेक्ट है, मस्त है, झकास, ठीक है। अगर 1 रुपया लग गया, आप बोलोगे आई लव, मजा आ गया भैया, हमारी एफिशिएंसी एकदम सुपर है, तगड़ी है। वही चीज अगर 2 रुपए का 3 रुपया लग गया, तो आपने सोचा था भैया 3 लगना चाहिए, लगा कितना, 2 लगना चाहिए, लग गया भैया 3, तो क्या करोगे, आप बोलोगे ये ना यार, ये एफिशिएंट ही नहीं है मेरे लेबर्स, लेबर्स सारे ना बकवास करते रहते। और उसमें तो दिक्कत यहाँ पे हो गई कि पहले 5 लड़के थे, काम परफेक्ट हो रहा था, एफिशिएंसी मस्त आ रही थी, एक लड़की ऐड कर दी, वो 5 काम नहीं कर रहे, हरामी लोग, ठीक है। तो एफिशिएंसी आप मेजर कर पाते हैं कि उनकी एफिशिएंसी कैसी है, ठीक है। तो ये भी मैनेजमेंट को हेल्पफुल रहता है। कॉस्ट को देखेगा देखेगा अल्लाह, यार मेरे को लगा ये ना, मतलब 2 रुपए में एक मटेरियल को बना देंगे, 2 रुपए का खर्चा लगेगा, ये तो 3 लग रहा है, मतलब इनकी एफिशिएंसी कम है। ये 5 लोग काम कर रहे हैं तो 2 रुपए ही लगने चाहिए, बट ये तो यार 3 लग रहा है, मतलब उनकी एफिशिएंसी कम है, वो कहीं ना कहीं आलसी है भैया, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द यूज ऑफ अ स्टैंडर्ड टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन मेकिंग द एस्टिमेट एंड प्लान फॉर अ फ्यूचर। हेल्प करता है, असिस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, असिस्टेंट कैसे होता है, हेल्पर, ठीक है। असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग एस्टिमेट एंड प्लान फॉर फ्यूचर, भैया हेल्प करता है, क्यों, एस्टिमेट बनाने के लिए कि कितना रुपए लगेगा, और फ्यूचर का प्लान बनाने के लिए, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी, और भैया बेस प्रोवाइड करता है कि एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, एक्चुअल और कंपेयर्ड। और फिर जब एक्चुअल होता है 3 रुपए, भैया पहले सोचा एस्टिमेट करेंगे 2 रुपए लगना चाहिए, एक्चुअल को फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या, जो आपने डिसाइड किया 2 रुपए, उससे कंपेयर करेंगे एक्चुअल कितना, 3। और टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, क्यों करेंगे, टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए, अगर खर्चा ज्यादा हुआ है मतलब एफिशिएंसी कम है, ठीक है। चलो, बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, भैया ये समझना, बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो लिमिटेड है, जैसे कि कोरोना है, ठीक है। कोरोना लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है भैया, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अब कोरोना के कारण क्या हुआ, अगर हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हम, कोई उसका रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई अलग जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं, बट इंपोर्ट हो गया बंद, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया, बंद हो गया एकदम से कोरोना के कारण। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है, मतलब जो रॉ मटेरियल है, बहुत लिमिटेड है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको ना बचा के यूज करना। हम घूमने जाते हैं, आपको याद होगा कि अगर अपन घूमने जाते हैं, कोई लॉन्ग रन पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपने वाटर जग ले लिया, पानी आपने पूरा भर लिया, जब घर से निकल रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, बट साला 2 बत्ते 3 बत्ते, और ऐसा लगा पानी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप क्या बोलते, भैया ध्यान से पीना, अरे यार थोड़ा पीना यार, 2 गिलास तू ऐसे ही गटका गया, हरामी इंसान, ठीक है। अब एक तो पानी नहीं है, बीच में कहीं पे अच्छी शॉप नहीं आ रही जहां से अपने को पानी मिल सके, तो इतना क्यों है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, बेस्ट यूज करते हैं। आप क्रिकेट खेलने गए होंगे, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिकेट खेलने गए होंगे तो वहां पे पानी की बोतल लेके जाते हो, और मैदान में होते तो कोई पानी पीता तो कितना मतलब अंदर से हो जाए, भाई थोड़ा कम भी मेरे लिए रखने लगा, ठीक, तो वही चीज है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करना चाहिए। तो मैनेजमेंट को पता चलेगा आई मेरे पास रॉ मटेरियल बहुत कम है, तो मैं रॉ मटेरियल का ऐसा यूज करूंगा कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो। अगर मैं एक रॉ मटेरियल लगाता हूं और प्रोडक्ट ए बनती है जिसमें मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट होता है, मैं एक रॉ मटेरियल लगाता हूं, प्रोडक्ट बी बनती है जिसमें मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, और मेरे पास रॉ मटेरियल बहुत कम है, बाकी सारी चीजों का तो दिक्कत नहीं है, लेबर तो मिल जाएंगे, बट रॉ मटेरियल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी जगह यूज करूंगा जहां ज्यादा प्रॉफिट, मतलब मैं क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट बी को बनाऊंगा। समझ में आ रही है, बेस्ट यूटिलाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड द रिलायबल डेटा फॉर कॉस्ट विद रिगार्ड टू मटेरियल, वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। रिलायबल मतलब ट्रस्टेबल, डेटा प्रोवाइड करता है किसका, मटेरियल, रिलायबल का मतलब क्या होता है, ट्रस्टेबल, लिखना है तो लिख सकते हो। वैसे मेरे को पता है आपको ये सब चीजें पता होगी, कुछ वर्ड्स, ठीक है, बट मेरे को बताना जरूरी है, अगर आपको नहीं पता तो ऐसा लगेगा भैया आप तो मतलब गटक गए ठीक है। रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है ऑफ द कॉस्ट विद रिगार्ड्स और टू मटेरियल, वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। दिस हेल्प द मैनेजमेंट टू गेट अ मैक्सिमम आउटपुट। हेल्प करता है, क्यों, कैसे हेल्प करता है भैया, मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए एट अ मिनिमम कॉस्ट, बाय इंडिकेटिंग वेयर द इकोनॉमिक में बी अफेक्टेड, वेस्ट एलिमिनेटेड, वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट मतलब कम करना, एंड एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। देखो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, कम करना, कम करना, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते बेटा,
और यहाँ पे अपन देखते हैं, आ जाइए, स्पेशल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशल फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो स्पेशल फैक्टर्स कौन सा है। स्पेशल फैक्टर के बारे में बात करो तो एक आइडल टाइम हो गया। आइडल टाइम का मतलब ये है कि मैंने आपको बोला कि आपको मशीन में इनपुट डालना है और जब आउटपुट निकल रहा है तो आपको वो आउटपुट क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है और उसको भर के भैया पैकिंग कर देना है, आपका उतना काम है। अब इसमें होगा क्या, पूरा प्रोसेस है भैया, ठीक है। यहाँ ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा क्या है भैया, प्रोसेस है। यहाँ से आप इनपुट डालोगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेस होगा, डिश, ये क्या निकलेगा, आउटपुट। इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। कितना भैया, 2 आवर्स लगता है। तो आपने एक बार इनपुट डाल दिया 10 बजे, अब ये आउटपुट कब निकलेगा, 12 बजे निकलेगा। तो इन दोनों के बीच में आप क्या हो भैया, वेले बैठे हो। इसे बोलते हैं आइडल टाइम, एकदम नवरे, ठीक है, नवरी बाजार है एकदम से। तो भैया ये 2 घंटे का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये भी अपने को हेल्पफुल रहता है कि भैया अगर कोई मैनेजमेंट को हेल्पफुल रहता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका टाइम आइडल टाइम है, मतलब वो बस ऐसे बैठा रहता है, मतलब काम करता है बेचारा, इनपुट डालता है आउटपुट भी निकालता है, ऐसा नहीं कि मुफ्त भी पगार लेता है, बट उसको ऐसा टाइम मिल जाता है कि वो दूसरा काम कर सकता है, तो हम उसको दूसरा काम वहीं पे बीच में सौंप देंगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्पेशल फैक्टर के लिए भी ये क्या रहता है भैया, हेल्पफुल रहता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द स्पेशल फैक्टर, इन्फॉर्म करता है अबाउट द स्पेशल फैक्टर सच एज ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी, कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमम कर सकते हैं। सीजनल वेरिएशंस इन वॉल्यूम एंड कॉस्ट, मतलब अगर सीजन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर छाते का हम बिजनेस कर रहे हैं तो जैसे ही मानसून आएगा हम क्या करेंगे भैया, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, ठीक है। फेस्टिवल के कोई चीजों का अपन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, कई बार कम कर देंगे, ऐसे अपन हेल्प करता है। आइडल टाइम ऑफ द लेबर के लिए भी हेल्प करता है, आइडल कैपेसिटी का यूज करता है। आइडल कैपेसिटी का मतलब ये है कि भैया आपकी कैपेसिटी है 100 यूनिट बनाने का, बट आप इनपुट ही 90 का डाल रहे हो, तो वहां पे भी क्या कॉस्टिंग से पता चलता है कि आइडला यहाँ पे हम और भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बीच में लेग हुआ था, मे बी फिर से बोल रहा था। आइडल आइडल टाइम ऑफ द लेबर के बारे में बात करते थे बेटा। आइडल टाइम ऑफ द लेबर का मतलब ये होता है, समझा दिया मैंने। आइडल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप 100 यूनिट बना सकते हो, बट बना रहे हो कितना, 90 बना रहे हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइडल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हुआ है बेटा, ठीक है। फिर अब ये था मैनेजमेंट को क्या क्या चीजों में हेल्पफुल आता है वो मैंने आपको समझा दिया बेटा, देख लीजिए, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए हेल्प, सबसे पहला अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ द कॉस्ट, control of the material and labor cost, price determination, business policy, standard for the measuring of the efficiency, based use of limited resources and special factors। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस टू वर्कर। वर्कर्स को कैसे हेल्पफुल रहेगा, वर्कर्स को कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज द रिलेटिवली एफिशिएंसीज ऑफ द डिफरेंट वर्कर, क्या करता है, डिस्क्लोज करता है। क्या डिस्क्लोज करता है भैया, डिस्क्लोज करता है, सॉरी, डिस्क्लोज करता है एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वर्कर्स एंड, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, वर्कर्स को कैसे हेल्पफुल रहता है भैया, मैनेजमेंट क्या करेगा, बोलेगा कि अगर आप एक दिन में 50 यूनिट बनाते हो, 50 यूनिट बनाते हो, तो उस दिन की आपकी पगार जो है वो 1.5 गुनी दी जाएगी। मतलब अगर आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, 1500 मिलेंगे अगर आप 50 यूनिट बनाओगे तो, ठीक है। आप 100 बनाओगे तो भैया डबल हो जाएगी आपकी सैलरी, कितनी, डबल, मतलब एक दिन में 1000 मिल रहे थे, अब 2000 मिलेंगे। तो जो लोग 20 यूनिट या 30 यूनिट बना रहे थे, आलसी, एकदम से आलसी थे, अपने को महंगा पड़ रहा था, 1000 यूनिट में 20 यूनिट नहीं अपने को जम रहा था, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, माइंड लगाया, बोनस निकाला। बोनस क्या निकाला भैया, 50 यूनिट को प्रोड्यूस करो दिन में, हम आपको 1500 रुपए देंगे 1000 की जगह। 1000 में 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे हरामी लोग, ठीक है, और 1500 के चक्कर में, 500 के बोनस के चक्कर में सालों ने 60 यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। 20 से सीधा 60 या 20 से सीधा 50, 500 रुपए में कितना एडवांस मिल रहा है पता है, 20 का सीधा 50 भी कर रहे हैं तो भी 30 यूनिट्स मिल रहे हैं उनको 500 रुपए में। तो ये क्या हो रहा है भैया, वर्कर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि बोनस प्लान अलग अलग यहाँ पे क्या बनाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सूटेबल प्लान ऑफ द वेजेस पेमेंट टू रिवॉर्ड द एफिशिएंसी, मतलब जो एफिशिएंसी जिनकी अच्छी है इसको अपन क्या कर देंगे, रिवॉर्ड देंगे। टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव टू द लेस एफिशिएंट वर्कर, ठीक है। लेस एफिशिएंट को हम अट्रैक्ट करेंगे भैया, ये ना आप कर सकते हो, आप 20 यूनिट तो वैसे भी बना रहे हो, ट्राई तो करिए यार, 30 बन जाएंगे, 30 बनेंगे, 40 50 बन जाएंगे भैया, ठीक है। सी इंपोर्टेंस टू क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। इट अनेबल द क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर टू जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये क्या करते हैं, क्रेडिटर इन्वेस्टर जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्दीनेस। भैया इन्वेस्टर पहले देखेंगे ये कंपनी कैसी है, अच्छी है कि नहीं अच्छी है। अगर आपकी कॉस्ट कम होगी, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो इजीली इन्वेस्ट करेंगे। क्रेडिटर को भी पता चलेगा हाँ भैया प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दे सकते हैं। तो क्रेडिट वर्थिनेस मतलब आपकी क्रेडिट कितनी है मार्केट में, वो डिसाइड होती है, ठीक है।
इंपोर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल रहता है कि भैया आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन के ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो जब आप कॉस्ट डिटरमाइन करोगे उसी से पता चलेगा कि इतना टैक्स लगाना है, ठीक है। It facilitates the assessment of excise duty and the income tax and the formulation of the policies regarding industry, export and import and taxation, etc. ठीक है। It also facilitates the preparation of the national plan for economic development. National plan बनाने के लिए भी help करता है economic development के लिए, ठीक है। It provides the ready figure for use by government for application of the problems like price fixation, price control. मतलब देखो ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इस चीज को इससे ज्यादा में नहीं बेचा जाना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भैया ह्यूज प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है, मोनोपोली होती है, तो भैया ह्यूज प्रॉफिट करने के लिए कितने भी प्राइस पे बेच रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उस पर अंकुश लगा सकता है। ई इंपोर्टेंस टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को द अल्टीमेट एम ऑफ द कॉस्टिंग इज रिड्यूस द कॉस्ट। अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम क्या है? रिड्यूस द कॉस्ट। अगर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो प्राइस भी रिड्यूस होगी, तो पब्लिक को बेनिफिट होगा। ऑफ द प्रोडक्शन टू मिनिमम एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एक मिनट, कॉस्ट टू मिनिमम, कॉस्ट को क्या मिनिमम, एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बिजनेस के लिए क्या होगा? कॉस्ट को मिनिमम करना और बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ाना। अ पार्ट ऑफ द बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट इज यूजुअली passed on to the customer in a form of lower price। समझ में आया भैया? आप देखो कोई कोई कंपनी है, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरी ये पेन की शकला का बुम बुम की मेरी पेन अगर 1000 रुपए में बन रही है, मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए, मैं कितने में बेचूंगा भैया? 1200 में बेचूंगा, ठीक है। वही चीज अगर मेरी 500 में बन रही है, मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए, मैं 600 में बेचूंगा। अल्टीमेटली पासिस ऑन टू द कस्टमर। ये बेनिफिट किसको पास होता है? कस्टमर को पास होता है इन अ फॉर्म ऑफ लोअर प्राइस। समझ में आ रहा है? लोअर प्राइस हो जाएगी, ठीक है। Beside the installation of the cost system will infuse the confidence of the public about the fairness of the price charge। मतलब लोगों को भी लगेगा हाँ भैया ये फेयर प्राइस है, ठीक है, इतनी भी ज्यादा नहीं चार्ज कर रहे हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? आ जाइए, कल अपन रिवाइज करेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका टेंशन नको। पहले हमने देखा कॉस्ट क्या चीज है, जो एक वैल्यू है प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, उसे बोलते हैं कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, techniques and methods to identify the cost accounting, recording, classifying and summarizing of cost data। फिर अपन ने देखा था भैया कॉस्ट अकाउंटेंसी, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू डू द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या क्या इंपोर्टेंस है? पहले बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट को कैसे हेल्प रहता है? क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ द कॉस्ट। दूसरा, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तीसरा, प्राइस कैसे फिक्स करनी है, मतलब कितनी लेनी चाहिए, सेल प्राइस वो। फिर बिजनेस पॉलिसी, मतलब न्यू प्रोडक्ट लेके आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, कैसे बिजनेस पॉलिसी बनाए। फिर अपने देखा था स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी कितने, ठीक है, लोग एफिशिएंट है इनएफिशिएंट है वो डिसाइड करने के लिए। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर कोई रिसोर्सेज आपके लिए बहुत कम है तो उसको कैसे यूज करना है। स्पेशल फैक्टर, आइडल टाइम जैसा, ठीक है। इंपोर्टेंस टू वर्कर, वर्कर को हेल्पफुल रहता है। मैंने बोनस प्लान और इंसेंटिव प्लान लेके आते हैं भैया, ठीक है। इंपोर्टेंस टू क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर, इजीली उनको समझ में आता है कि भैया मेरे को उसकी क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है, उसको मेरे को क्रेडिट पे देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इंपोर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हेल्पफुल रहता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए और कोई नई पॉलिसी बनाने के लिए। इंपोर्टेंस टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को इसलिए भैया कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट अर्न करना है वो तो कंपनी करेगी, उससे शायद थोड़ा ज्यादा भी करेगी, बट अल्टीमेट जो प्राइस होगी वो थोड़ी सी कम आएगी, तो कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, रीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा। जाते जाते रुक जाइए भैया, इस सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक कर लीजिए, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके 5 स्टार रेटिंग प्लीज जरूर से देना यार, मेरे को ना बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी कमेंट देख। प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, 5 स्टार रेटिंग एक प्यारी सी कमेंट के साथ जरूर से करिए। जो भी हेल्प चाहिए आप मेरे को, आप पेड क्लास लिए नहीं लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को मैसेज करके हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू विल एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।